क्लास को। तो मेरा आंसर क्या है रिकॉर्डिंग के लिए कि why is kinetic friction force is less than limiting friction force? Because when body comes in motion, it's actually overcome the inertia of rest of the body, due to which the friction force in kinetic motion is less than the friction force in static position or rest position. ओके, तो ये आप आंसर लिख सकते हैं, ये इसका आंसर था। रोलिंग मोशन का मैंने आपको बता ही दिया था, तो उसमें तो कोई इशू नहीं है। और ये जो टाइप ऑफ स्टैटिक लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है एग्जाम में। लॉ ऑफ फ्रिक्शन फोर्स पूछ लिया जाता है एग्जाम में, ठीक है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज ये दोनों इक्वल होते हैं, ये आपने पढ़ा ही है। रोलिंग फ्रिक्शन के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा, तो इतना ज़्यादा उसको लेने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी याद रखना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, फ्रिक्शन इज नेसेसरी और एविल। नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रिक्शन इज ए नेसेसरी एविल, मतलब जरूरी भी है और नुकसानदेह भी है। बिना उसके कोई काम भी नहीं होगा, और होता है तो नुकसान भी करता है। तो इस तरीके से फ्रिक्शन इज ए नेसेसरी एविल। ये पॉइंट मैं आपको समझा रहा हूँ, लिखेंगे आप खुद, ठीक है, नोट कर लेंगे कहीं से भी, वैसे भी नोट्स में है। मैंने चैप्टर 5 के नोट्स भेजे हैं, अभी तक नहीं भेजे ना? भेजता हूँ। नो सर। भेजता हूँ, तो ये उसमें होगा। तो फ्रिक्शन इज नेसेसरी एविल, तो बेसिकली आपको पता है नेसेसरी क्या है और एविल क्या है। नेसेसरी में देखिए हम चल नहीं सकते, कोई चीज़ लिख नहीं सकते, क्योंकि जब तक बॉडी सरफेस पे फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम बैक साइड या बैकवर्ड डायरेक्शन में हम फोर्स नहीं अप्लाई कर पाएंगे, जिसकी वजह से हम चल नहीं पाएंगे, ठीक है। जो जो क्या कहते हैं, व्हीकल्स के जो ब्रेक्स होते हैं वो काम नहीं करेंगे, फ्रिक्शन फोर्स नहीं होगा तो। मशीन के वेरियस पार्ट्स होते हैं वो काम नहीं करेंगे अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं होगा तो ये सारे नेसेसिटी हैं फ्रिक्शन के, कि अगर फ्रिक्शन है तब हम ये सारे काम कर पा रहे हैं। मतलब यूँ समझ लिया ऑलमोस्ट जितने काम हो रहे हैं वो फ्रिक्शन की वजह से ही हो रहे हैं। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो बहुत से काम, मतलब मोस्टली काम हमारे रुक जाएंगे, हम कोई काम पॉसिबल हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। एविल की अगर बात करें तो एविल में डिसएडवांटेज अगर देखा जाए तो सिंपल सी बात है, आप देखो फ्रिक्शन के होने की वजह से क्या होता है। अगर बॉडी में फ्रिक्शन होता है तो उसकी वजह से अगर कोई भी मशीन या काम कर रही है तो उसमें हीट जनरेट होती है। अब हीट जनरेट होगी तो ऐसे में बॉडी के पार्ट्स खराब होंगे, उसकी लाइफ टाइम खराब होगी। अब आप देखो फ्रिक्शन फोर्स होता है तो हमें हर साल जूते चेंज करने पड़ते हैं, अगर फ्रिक्शन फोर्स ना हो तो जूते नए के नए हो, नीचे से घिसे भी ना, सर है ना। ये तो आप शायद अपना दुख बता रहे हो। हाँ सही बात है, दुखी बता रहे हैं, स्कूल में घिस जाते थे बहुत जल्दी खेलते खेलते, ठीक है। तो ये सब है। और दूसरी अगर हम देखें, फ्रिक्शन फोर्स की वजह से हमें एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी भी लगानी पड़ती है ताकि हम वो काम को कर सकें। अगर मान लो फ्रिक्शन फोर्स नहीं है तो हो सकता है हमें उस काम को करने के लिए कम एनर्जी की जरूरत पड़े, बट ड्यू टू फ्रिक्शन हमें एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ती है उस काम को करने के लिए, ठीक है। तो ये कुछ इसके नेसेसिटीज और एडवांटेज हैं। फ्रिक्शन फोर्स को कम कैसे किया जा सकता है? बाय पॉलिशिंग, आप पॉलिश कर सकते हो। लुब्रिकेशन यूज कर सकते हो, आपने देखा होगा बाइक व्हीकल्स की जो चेन होती है उसमें लुब्रिकेशन यूज किया जाता है, जैसे ग्रीस कहते हैं, ठीक है। स्ट्रीमलाइनिंग की जाती है। फ्रिक्शन ड्यू टू एयर कंसीडर, स्ट्रीमलाइनिंग का मतलब है कि जैसे एयर की फ्रिक्शन भी होती है तो उस एयर फ्रिक्शन से भी बचने के लिए स्ट्रीमलाइनिंग की जाती है, ठीक है। यूजिंग बॉल बेयरिंग, बॉल बेयरिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ रोटेशन की बात आती है बॉल बेयरिंग बहुत हेल्प करता है। मतलब ये समझ लीजिए फ्रिक्शन फोर्स को ना के बराबर कर देता है, जरूरी होता है। अब बॉल बेयरिंग क्या होता है? बॉल बेयरिंग आप समझ लो कि जैसे कि ये हो गया और इस तरीके से हो गया, और यहाँ पे इस तरीके से होता है। ये साइकिल के पहिए पे एक्सल पे लगे होते हैं, गाड़ी के व्हीकल के एक्सल्स पे लगे होते हैं, तो ये इजीली रोटेट करता है। ये पोर्शन फिक्स रहता है, ठीक है, और ये रोटेट करता है, जिसके साथ साथ ये गोलियां रोटेट करती हैं। देखा है कभी एक्सल में? देखा है ये कभी देखा है बॉल बेयरिंग? ये नो उसमें, सर। ये इसका सर बहुत स्केट्स में होता है। स्केट्स में होता है, और उसमें भी आप बहुत इजीली देख सकते हो। फिजेट, फिजेट आता था ना रोटेट करने वाला, बोलते थे स्ट्रेस रिलीफ, स्ट्रेस रिलीफ,
देखा है फ्रेंड, अच्छा उसमें बीच में यही होता है, बॉल बेरिंग ही होता है बीच में, छोटा सा बॉल बेरिंग होता है। ईशा देखना कभी। अदिति देखा है? सर, मैं अभी यूट्यूब पे जाके सर्च करूंगी। ठीक है, हाँ आजकल तो यूट्यूब का जमाना है, हाईटेक जमाना है सर, बच्चे। यूट्यूब पे ही देख के आई थी वो, 15 मिनट के बाद आधा घंटा मैंने वहीं बर्बाद किया अभी। बर्बाद नहीं किया, कुछ सीखा ही है, यूज हुआ है, टाइम हाँ बर्बाद मतलब तो नहीं किया, बट मैं उलझ जाती हूँ ना टॉपिक से, आपको नहीं पता। हुआ। अच्छा। 5 मिनट की रिसर्च 15-20 मिनट में कन्वर्ट हो जाती है। हाँ मैं समझ गया आप क्या बातें कर रहे हो, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक सभी को क्लियर है? ठीक है, तो इस तरीके से आप फ्रिक्शन फोर्स को कम कर सकते हैं। अब यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। एक्चुअली क्या है, मैं ना इस चैप्टर के मैं सारे टॉपिक्स करा दे रहा हूँ, हम न्यूमेरिकल ना लास्ट में एक साथ करेंगे, ठीक है। मतलब कुछ ज्यादा टॉपिक्स रहे नहीं है, तो मैं हाँ सोच सर, रहा हूँ वो आप सारे बता दो। एक साथ करा के फिर करेंगे methods। सर, पहला तो चैप्टर है जिसमें थोड़ा इंटरेस्ट है, वरना इसके 3 चैप्टर मेरे आधे तो सर के ऊपर से गए हैं। अच्छा, मतलब मैंने बेकार पढ़ा है। सर नहीं, बट जो मैंने आपको कहा ना, एक बार वेक्टर की डाउट क्लास ले लो सर, वो मेरे को ना जरूरी चाहिए, क्योंकि मैंने ना अच्छा एक दो देखो टॉपिक सुनो, पढ़े हाँ वो नहीं हुए। मैं बता रहा हूँ, जैसे अभी मैंने बताया 2 स्टूडेंट हैं, सुमन एंड करुणा। मेरे को तो ऐसे लग रहा है यहाँ पे गर्ल गैंग बन रही है। एक भी लड़का नहीं है। तो सुमन एंड करुणा भी ज्वाइन करेंगे आपको चैप्टर 6 से। बट अभी उनका क्या हो रहा है कि एक क्लास चल रही है MWF में, मे बी कभी 4 बजे ले लेता हूँ, कभी कल कल मैंने 6 बजे ली। तो अगर आप लोगों के कोई डाउट होते हैं कुछ भी लेके, तो आप 6 बजे वाली क्लास ज्वाइन कर सकते हो। कल आपने ग्रुप में चैट्स देखे होंगे, तो अगर कोई सी भी डाउट है तो आप 6 बजे वाली क्लास ज्वाइन कर सकते हो। वो मतलब बेसिकली डाउट क्लास ही चल रही है एक तरीके से, ठीक सर, है। कौन सा चैप्टर करवा रहे हो आप उसमें? अभी उसमें तो मैं उनका सेकंड चैप्टर के डाउट लेके चल रहे हैं। बट आप कोई से भी चैप्टर के डाउट लेके आ सकते हो, ऐसा कोई इशू सर नहीं है। बस थर्ड और फोर्थ में मेरे को बुला लेना। हाँ ठीक है, थर्ड और फोर्थ में बुला लेंगे। और किसी को अगर तो फर्स्ट सेकंड चैप्टर के डाउट्स अभी चल रहे हैं उसमें, तो अगर किसी को आना है तो नेक्स्ट क्लास में ज्वाइन कर सकता है। मैं बताता रहूँगा अभी कौन सा चैप्टर चल रहा है, कौन सा चैप्टर चल रहा है, ठीक है। तो ओके सर। मतलब आपकी साइड बाय साइड एक डाउट क्लास चल रही है, तो वेन एवर यू फील कि यू हैव एनी डाउट्स, देन यू कैन ज्वाइन दैट क्लास। ओके सर। तो ये चीज हो गया आपका रिड्यूस करने का मेथड, ठीक है। देन एक को टॉपिक आता है, why is it easier to pull a load roller to push it than push it? जो लोड रोलर देखा है कभी? सर, ये मैंने पढ़ा था। हाँ। अच्छा, लोड रोलर किसने देखा है? वो देखा है, पहले बहुत चलता था ये, 2 हाथ में ऐसे पकड़ सर, लेते थे, मैंने देखा है। आगे एक पहिया होता था और उसको ले। ये देखा है। हाँ, और आपने उसमें भी देखा होगा, जब आप कहीं घूमने जाते हैं तो ट्रेन में जाते हैं, स्टेशन जाते होंगे, तो वहाँ पे सामान लेके चल रहे होते हैं कूली लोग। बड़ा सा होता है, 2 पहिए लगे होते हैं। तो वो एक तरीके से लोड रोलर हो गया, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन ये है कि व्हाई इज इट इजियर टू पुल ए लोड रोलर देन पुश इट, मतलब कि उसको खींचना आसान होता है बजाय धक्का देना। अगर आप खुद भी देख सकते हो, फील कर सकते हो, आप किसी चीज को धक्का देते हो रखा हुआ, तो उस पर आपको ज्यादा फोर्स लगानी पड़ती है, और जब आप उसको खींच रहे होते हो तो आपको कम फोर्स लगानी सकते हो। इसका एक एग्जांपल आप कर सकते हो, आजकल जो सूटकेस आते हैं वो रोलर टाइप में, मतलब नीचे व्हील लगे होते हैं। तो हम जब, जिसमें 2 पहिए होते हैं, 4 पहिए वाले बहुत चल रहे हैं आजकल, जिसमें सिर्फ 2 पहिए होते हैं, उनको देखना हम ज्यादातर खींचते हैं। उसको कभी ऐसे पुल नहीं करते सामने की तरफ, हम पीछे से खींचते हैं, पुश करते हैं, पुल करते हैं, पुश नहीं करते कभी। तो ये आप करके देखना, जब आप उसे पुल करोगे ना तो आपको ज़्यादा फोर्स लगेगा, और जब आप सर, पुश किया हुआ करोगे है। और पुल करोगे तो कम लगेगा। ये आपने प्रैक्टिकली करा होगा। मैं हमेशा बोलता हूँ फिजिक्स इज लाइक प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल से इसको रिलेट करते रहा करो। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे समझेंगे कि वाई इज इट इजियर टू पुल ए लोड रोलर देन पुश इट, ठीक है। ये चीज़ है, इजिली है। इसमें यूज फ्री बॉडी डायग्राम का होगा, और जैसे ही आप फ्री बॉडी डायग्राम को समझ जाओगे, आपको इजिली समझ में आ जाएगा कि क्यों होता है ऐसा, ठीक है। सो टॉपिक इज वाई, टॉपिक या क्वेश्चन ही डाल लो एक तरीके से, वाई इज इट इजियर टू पुल ए लोड रोलर देन पुश इट। वाई इज इट इजियर टू
why is it easier to pull a load roller than push it? ठीक है, क्वेश्चन मार्क। तो अब हम समझेंगे इसे। समझने के लिए हम क्या करते हैं कि दो केस लेंगे, एक पुल का केस लेंगे और एक पुश का केस लेंगे, ठीक है। और दोनों केस में हम बेसिकली फोर्स देखेंगे कि किसमें कम और ज़्यादा लग रहा है, यानी कि बेसिकली फ्रिक्शन फोर्स का केस है। यहाँ पे हम फ्रिक्शन फोर्स को देखेंगे कि किसमें ज़्यादा और कम लग रहा है। जिसमें कम फ्रिक्शन फोर्स लगेगा उसको खींचना आसान होगा, और जिसमें ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स लगेगा उसको मुश्किल होगा, ठीक है। तो फर्स्ट केस हम जो ले रहे हैं वो किसका ले रहे हैं, पुल का केस लेंगे, ठीक है। क्या लेंगे, पुल का केस। तो ये पुल का केस हो गया। अब इसमें देखिए, अब पुलिंग कर रहे हो तो मैं पूरा तो डायग्राम नहीं बनाऊंगा, हम व्हील का डायग्राम बना रहे हैं। मान लीजिए आप ये व्हील है, ठीक है, और ये इसका सेंटर है। इसको आप खींच रहे हो तो कैसे खींचोगे, ये इस तरीके से खींचोगे, है ना, इस तरीके से फोर्स इस पे अप्लाई करोगे। और इस पे क्या हो सकता है, किसी सरफेस पे ये मूव कर रहा होगा तो इसका एक वेट होगा, और इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन होगा आर, है ना। इसका एक क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन होगा आर। और दूसरा केस आप समझ लो, इसके अंदर क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन। दूसरा क्या हो सकता है, फ्रिक्शन फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में। अब ये जो फोर्स है, ये जो है, ये आप समझ लीजिए कि अप्लाइड फोर्स है, ना ही हॉरिजॉन्टल है और ना ही वर्टिकल है। हमने वेक्टर में समझा है कि अगर कोई वेक्टर ना ही वर्टिकल और ना ही हॉरिजॉन्टल हो तो ऐसे केस में उसका हम क्या करते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बनाते हैं। तो अब इसका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में ब्रेक करोगे तो एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इधर बनेगा हॉरिजॉन्टल, और एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बनेगा वर्टिकल अप साइड में। और ये एंगल हम ले लेंगे एंगल थीटा। तो जिस तरफ एंगल होता है उसको हम लेते हैं कॉस थीटा, यानी कि ये बन गया एफ कॉस थीटा। और जिस तरफ नहीं होता उसको हम क्या लेते हैं, एफ साइन थीटा, ठीक है। एफ साइन थीटा एंड एफ कॉस थीटा, ये दो वेक्टर बन गए, यानी कि एफ का रोल खत्म और अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। तो अकॉर्डिंग टू डायग्राम अगर हम देखें तो इक्वेशन अगर हम देख बनेगी जो हमारी, वो आप इजीली बना सकते हो। चलिए, आपने फ्री बॉडी डायग्राम तो बनाया ही है, अब मेरे को इक्वेशन बना के दिखाएगा। आप लोग इक्वेशन बनाइए, इसके लिए वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल इक्वेशन बनाइए। बन जाए तो बताना, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल इक्वेशन बनाना बताना मेरे को। बन गई, इतना टाइम लग गया। सर 2 मिनट रुक। सर हो तो क्या कि सही हो या नहीं। ठीक है, वो देखते हैं, मैं बनाऊंगा फिर रीचेक करना। प्रकृति बन गई, प्रकृति, अदिति, यशस्वी, बंद हो गई। सब बंद होगी कंफर्म नहीं। बन गई है ना। तो चलिए अब कंफर्म करिए। देखिए, पहले वर्टिकल बना लेते हैं। वर्टिकल में क्या है, आर और एफ साइन थीटा है।
और अपोजिट में W। तो आप क्या लिखेंगे, R प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू क्या मिल गया, W, है ना। R प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू क्या मिल गया, W, मिल गया। क्लियर है। तो हमें बेसिकली क्या चाहिए, वर्टिकल फोर्स चाहिए, हमें निकालना क्या है, फ्रिक्शन फोर्स। बेसिकली हमें वर्टिकल फोर्स यानी कि आर की वैल्यू चाहिए, क्योंकि मैंने क्या बोला, हमें चाहिए फ्रिक्शन फोर्स, और फ्रिक्शन फोर्स जिसका ज़्यादा कम होगा उसके बेस पे हम डिसाइड करेंगे। तो देखिए फ्रिक्शन फोर्स अगर यहाँ से देखो, आर इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, आर इज इक्वल टू मिलेगा एफ साइन थीटा, सॉरी आर एफ साइन थीटा प्लस का है तो माइनस हो जाएगा ना, तो डब्लू माइनस एफ साइन थीटा। और ये आपका बन रहा होगा एफ इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा, अगर मैंने एक्सेलेरेशन नहीं दिया है तो। अगर मैं एक्सेलेरेशन यस अगर एक्सेलेरेशन दे दूंगा तो फिर आपका एफ कॉस थीटा माइनस एफ इज इक्वल टू एम ए बनना चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन बनी होंगी। अगर ये इक्वेशन बनाया है तो बिल्कुल सही है, और एफ इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा बनाया है तो बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने एक्सेलेरेशन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। अभी हमें फ्रिक्शन फोर्स निकालना है, तो अभी हमने लास्ट क्लास में फ्रिक्शन फोर्स पढ़ा। फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ लिखते हैं, फ्रिक्शन फोर्स होता है F इज इक्वल टू म्यू आर, यही होता है फ्रिक्शन फोर्स, है ना। फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू आर। एक मिनट, तो ये हो गया, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या हो गया, F इज इक्वल टू म्यू आर, और R की वैल्यू क्या निकालो, W माइनस एफ साइन थीटा। तो F इज इक्वल टू क्या मिल गया आपको, म्यू W माइनस एफ साइन थीटा, ये आपको मिला है फ्रिक्शन फोर्स इन पुलिंग केस। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हो कि वेट में कुछ ना कुछ वैल्यू माइनस होगी, यानी कि आप देखो इसका वेट जो है वो हल्का लगेगा आपको, बॉडी का जो वेट है वो क्या लगेगा, हल्का लगेगा, क्योंकि उसके वेट में एक्चुअल में कुछ ना कुछ माइनस हो रहा है। तो आप ये भी कह सकते हो कि उसके वेट में आपको कुछ ना कुछ हल्की चीज लगेगी। आर क्या होता था, एपरेंट वेट होता था ना, तो एपरेंट वेट देखो आपको हल्की लग रही है बॉडी, और इसकी वजह से जो फ्रिक्शन फोर्स है वो क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स में कुछ ना कुछ वैल्यू माइनस हो रही है। ठीक है, तो ये फ्रिक्शन फोर्स आपने निकाला पुलिंग के केस में। देन आप देखो पुशिंग का केस देखते हैं। तो अगेन वही व्हील आप बनाओगे, ठीक है, और पुश कर रहे हो तो आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो, है ना। जब आप पुश कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे तो आप कैसे लगाओगे, इस तरीके से लगाओगे, ये आपका एफ होगा। अगेन आपका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, है ना, और नॉर्मल रिएक्शन आपने इधर लगाया। ठीक है, तो फोर्स अगर आप निकालोगे तो देखिए अगेन वही बात है कि फोर्स का आप क्या करोगे, करोगे तो एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बनेगा इधर और एक बनेगा इस साइड। ये एंगल थीटा है तो ये बन जाएगा एफ कॉस थीटा, और ये बन जाएगा एफ साइन थीटा, और फ्रिक्शन फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में है। तो अगर इक्वेशन बनाएं अकॉर्डिंग टू फिगर, इक्वेशन अगर हम बनाएं तो हमारे को r इज इक्वल टू क्या मिलेगा, r इज इक्वल टू मिलेगा, क्योंकि f साइन थीटा इज प्लस में w, ये एक डायरेक्शन में और r अलग डायरेक्शन में है, तो आपको मिलेगा f साइन इस तरीके w प्लस f साइन थीटा। और फ्रिक्शन फोर्स अगर निकालो तो फ्रिक्शन फोर्स अगर निकालोगे एफ डैश विच इज इक्वल टू म्यू आर डैश, तो आपको एफ डैश इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, म्यू डब्ल्यू प्लस एफ साइन थीटा, है ना। तो अब आप देखिए कि पुशिंग के केस में वेट बढ़ गया, यानी कि एपरेंट वेट देखो, वेट एक्चुअल वेट में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड हो रही है, तो उसका वेट क्या हो गया, भारी हो गया, यानी कि आपको वैल्यू जो ऑब्जेक्ट है वो भारी दिखे, भारी लगेगा, जिसकी वजह से उसका फ्रिक्शन फोर्स भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। देखो आपको इसके फ्रिक्शन फोर्स में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड हो रही है, तो यहाँ पे माइनस हो रही है, यहाँ पे ऐड हो रही है, तो हम कह सकते हैं, इसको इक्वेशन 1 डाल दो, इसको इक्वेशन 2 डाल दो, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 f dash is greater than f, that means a body
it is easier to pull a load roller than push it. Clear? Yes, sir. Yes, sir. तो लास्ट में हम लाइन लिख Yes, देंगे, sir. hence it's proved that it is easier to pull a load roller than push it. इसको आप नोट कर सकते हैं. सर कर लिया नोट. सर हो गया. हो गया. Done. Done, sir. ओके, हो गया. चलो ठीक है. अब मेरे को आप एक चीज बताएंगे, सेंटीमीटर एक्सेलेरेशन हमने चैप्टर 4 में पढ़ा था, उसका फॉर्मूला क्या था? कौन बताएगा? सर A इक्वल्स टू R बाय ओमेगा स्क्वायर. उल्टा बोल दिए. सर ये भी तो था ही. नहीं, फिर सर ये मतलब पास पास होगा. पास. फॉर्मूले सेंटीमीटर में पास एक्सेलेरेशन था. v स्क्वायर बाय आर और आर ओमेगा स्क्वायर, ये दो फॉर्मूले आपने पढ़े हैं सेंटीमीटर एक्सेलेरेशन के. तो सर दो पढ़े थे ना, मैंने एक बोल दिया. तो दोनों में से कोई भी सही नहीं है आपका. तो सर बेइज्जती कर रहे हो सर आप. बेइज्जती क्या कर रहे हो? मैंने कुछ बोला? मैं तो आपको करेक्ट कर रहा हूँ बस. बेइज्जती क्या करना है? सर मैंने R ओमेगा स्क्वायर ही तो बोला था. आपने आर बाय ओमेगा स्क्वायर बोला था. मैंने R ओमेगा स्क्वायर बोला था, बाय तो मैंने लगाया अच्छा, नहीं. कोई यहाँ पे गवाह है, कोई बोलेगा आर बाय ओमेगा स्क्वायर बोला था ना ईशा ने? Yes, sir. हाँ, यस सर. देखो यशस्वी. सर तो सबके हेडफोन खराब है, मैं क्या करूँ. मैं Yes, तो सही हूँ, sir. मुझे नहीं पता. हाँ, सबके हेडफोन खराब है. वाह वाह. सर हो सकता है ना टेक्निकल हाँ प्रॉब्लम. हाँ, टेक्निकल प्रॉब्लम सबके हेडफोन में होगी. सर बस मैं से मुझे इतना पता है. चलिए, तो सेंटीमीटर एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला आपने पढ़ा, v स्क्वायर बाय आर इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर. ये दो फॉर्मूले पढ़े थे. तो इसी के बेस पे आपने एक फोर्स पढ़ लिया, जो आपने पढ़ा है फोर्स विच इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है. ठीक है. तो अगर हम देखें कि अब हमारा जो टॉपिक है वो है सेंट्रीपिटल फोर्स. जिस तरीके से सेंटीपिटल एक्सेलरेशन होता है उसी तरीके से सेंटीपिटल फोर्स होता है. सेंटीपिटल एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ लगता है, उसी तरीके से सेंटीपिटल फोर्स भी सेंटर की तरफ ही लगता है. आपको पता है अगर कहीं एक्सेलरेशन है तो इसका मतलब वहां पे फोर्स का प्रेजेंस है. ठीक है. इफ देयर इज एन एक्सेलरेशन देयर वुड बी अ फोर्स. तो अगर वो चाहे सेंटीपिटल एक्सेलरेशन हो और नॉर्मल एक्सेलरेशन हो, वहां पे फोर्स होगा. अगर सेंटीपिटल एक्सेलरेशन होगा तो सेंटीपिटल फोर्स, और अगर जनरल नॉर्मल एक्सेलरेशन है तो linear force. ठीक है. तो centripetal force, a force required to make a body move along a circular path. A force required to make a body move along a circular path with uniform speed is called centripetal force. A force required to make a body move along a circular path with uniform speed is called centripetal force. It always act along the radius or towards the center of the circular path. It always act along the radius or towards the center of the circular path. सर और के बाद क्या है? इसके बाद रेडियस और आगे क्या है? radius and towards the center of the circular path. Radius of the circular path. ठीक है. तो ये हो गया सेंटीपिटल फोर्स और
और फोर्स इज इक्वल टू, आपको पता है कि मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, तो यहाँ पे सेंटीमीटर एक्सेलरेशन आ जाएगा, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एम वी स्क्वायर बाय आर। तो ये सेंटीमीटर फोर्स का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। और एज आपको पता है कि जो सेंटीमीटर एक्सीलरेशन है वो स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर भी होता है, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले बन गए सेंटीमीटर। एग्जाम्पल आपको पता है, जैसे कि जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, मून सैटेलाइट से सारे रिवॉल्व कर रहे हैं, और किसी स्टोन को थ्रेड से बांध कर आप घुमा रहे हो, तो वो भी एक एग्जाम्पल है। बहुत फेमसली नाम लिया जाता है मौत का कुआं, देखा है किसी ने कभी? हाँ सर, मैंने ये देखा था यूट्यूब की किसी वीडियो में। मैंने भी ऐसे ही देखा है, रियल में नहीं देखा है, तो मूवीज वूवीज में देखते थे, तो वो भी इसी पे बेस है, सेंटीमीटर फोर्स पे ही, ठीक है, इसलिए वो गाड़ी नीचे नहीं गिरती है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल्स थे सेंटीमीटर फोर्स के। एनी डाउट्स यहाँ तक किसी को? नो सर। No, sir. No, sir. ओके, अब इस चैप्टर से जो हैं वो आते हैं 5 नंबर के टॉपिक, दैट इज सर्कुलर मोशन ऑफ अ कार, बैंडिंग ऑफ द साइक्लिस्ट, सर्कुलर मोशन ऑफ अ कार और बैंक रोड यानी बैंकिंग ऑफ द रोड, जिसमें से बैंकिंग ऑफ द रोड बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ये 3 टॉपिक हैं जो 5 नंबर में डायरेक्ट पूछ लिए जा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा होगा सर्कुलर मोशन ऑफ अ कार ऑन अ लेवल रोड। लेवल रोड मतलब कि एक रोड चल रहा है और उसमें टर्न है, मतलब वो टेढ़ा मेढ़ा नहीं हो रहा है, मतलब ऐसे नहीं है कि आउटर एज उठा दिया, मतलब वही लेवल रोड है और टर्न आ रहा है, तो गाड़ी टर्न ले रही है, तो उस टर्न लेते समय उस गाड़ी की कितनी मैक्सिमम वेलोसिटी होनी चाहिए ताकि वो जो कार है वो स्लिप ना करे, एक्सीडेंट ना हो, तो वो मिनिमम ये मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, उससे ज़्यादा वेलोसिटी ना हो, ठीक है। तो वो चीज़ हम यहाँ पे निकालेंगे तीनों ही केस में, बैंकिंग ऑफ द रोड में, बैंडिंग ऑफ द साइक्लिस्ट में और इसमें भी, तीनों ही केस में हमें मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला निकालना है बाय यूजिंग फ्री बॉडी डायग्राम। हमने फ्री बॉडी डायग्राम बहुत अच्छे से सीखा है, उस चीज़ को सीख कर यूज़ करते हुए ये सारे चीज़ें हैं, इसलिए मैं कह रहा था कि ये सब चीज़ का यूज़ हो रहा है। हालांकि उसके ऊपर क्वेश्चन बहुत रेयरली पूछा जाएगा, ना भी पूछा जाएगा क्योंकि सिलेबस में नहीं है अब, बट यूज़ तो है, ठीक है। सो सबसे पहला हम देखेंगे सर्कुलर मोशन ऑफ अ कार। तो सर्कुलर मोशन ऑफ अ कार ऑन अ लेवल रोड, ठीक है। तो ऑन अ लेवल रोड है केस, तो लेवल रोड देख लीजिए, मान लीजिए ये इस तरीके से लेवल रोड है और गाड़ी को टर्न लेना है, तो मान लीजिए ये गाड़ी है, ठीक है, ये इसका वो है, फ्रंट फेस है, तो ड्राइंग पे ना जाए, ठीक है, और इसको ईशा चला रही है, ठीक है ईशा? हाँ सर, मैं ही चला सकती हूँ ऐसी कार। हाँ तो तो इसमें, अब इसमें देखिए, अब क्या क्या इसमें हो सकता है, कौन बताएगा? अब इसमें वही है, सारे फोर्सेस, फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं तो फ्री फोर्सेस, सारे फोर्सेस को दिखाना है, तो सारे फोर्सेस को आप दिखाओगे तो बताइए कि इसमें क्या क्या फोर्स एक्ट करेंगे। सर एक तो नॉर्मल फोर्स करना चाहिए, फ्रिक्शन एक फोर्स नॉर्मल करना फोर्स, चाहिए, एक और नॉर्मल फोर्स हो mg गया, वेट एक का, इसका वेट हो गया W यानी कि mg, फ्रिक्शन फोर्स। और फ्रिक्शन फोर्स किस तरफ एक्ट करेगा? सर वो लगा लो ना सर, मतलब इधर उधर ही कर रहा होगा, देख लो। सेंटर की तरफ करेगा, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स किस तरफ करेगा? सेंटर की तरफ, ठीक है। तो ये बन गया इसका फ्री बॉडी डायग्राम, यानी कि जितने भी फोर्सेस इसके ऊपर एक्ट कर रहे हैं वो हमने लगा दिया,
नॉर्मल रिएक्शन, वेट और फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, अब क्योंकि बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, तो सर्कुलर पाथ में अगर कोई बॉडी मूव करती है तो वहां पे क्या एक्ट कर रहा होता है? अगर गाड़ी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही होती है तो वहां पे कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, और सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा किधर एक्ट करता है? सेंटर की टुवर्ड्स तरफ। द सेंटर। सेंटर की तरफ। बाकी क्यों नहीं बोलते हो? बाकी क्या खाली सुनने आते हो क्या? हैं? बाकियों के जवाब क्यों नहीं आते? हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे, हाँ, तो सेंटर की तरफ लगता है सेंट्रीपिटल फोर्स, और यहाँ पे सेंटर की तरफ कौन लग रहा है? फ्रिक्शन फोर्स। तो इसका मतलब यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा? फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो एज फ्रॉम फिगर, R इज इक्वल टू क्या है? mg के बराबर, और एज हेयर सेंट्रीपिटल फोर्स is provided by फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? mv²/r। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? mv²/r। क्लियर है? तो ये आपको क्या मिला? फ्रिक्शन फोर्स एंड r इज इक्वल टू mg। तो ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। ठीक है, तो डिवाइडिंग इक्वेशन 2/1। तो आप देखिए 2 क्या है आपके पास? फ्रिक्शन फोर्स अपॉन में r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? mv²/r इज इक्वल टू में इंटू में क्या आ जाएगा? mg। तो m से m कैंसिल हो गया, f/r क्या बन जाएगा आपका? म्यू, और यहाँ पे m से m कैंसिल हुआ तो क्या बचा? v²/rg। साइड में लिख देंगे बिकॉज म्यू इज इक्वल टू क्या होता है? f/r। ये लास्ट क्लास में आपने पढ़ा। तो v² इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे? तो ये मैक्सिमम वेलोसिटी है, मैक्सिमम वेलोसिटी है ये आप जो निकाल रहे हो। तो v² इज इक्वल टू क्या आ गया? म्यू आर जी। तो v मैक्स इज इक्वल टू क्या आ गया? अंडर रूट म्यू आर जी। यानी कि जब कभी कार किसी लेवल रोड पे टर्न लेगी तो उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी क्या आनी चाहिए? म्यू आर जी, वेयर म्यू क्या है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, आर क्या है? रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, और जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, क्लियर है? यस सर। तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। Done, सर हो sir. गया। डन सर। डन सर। Sir, done. डन, ठीक है। नेक्स्ट, बेंडिंग ऑफ द साइक्लिस्ट। जब आपने देखा होगा साइकिल जब आप चलाते हैं, अब तो आप स्कूटी चलाने लग गए होंगे। अरे रब क्यों किया? सेम ही था, चलो। तो अब स्कूटी आप चलाने लग गए हैं, तो आप देखते होंगे कि आप जब टर्न लेते हैं तो आप बेंड करते हैं, है ना? बेंडिंग ऑफ द साइक्लिस्ट। तो साइक्लिस्ट को जब आप बेंड करते हो या साइकिल को जब बेंड करते हो तो क्या, पहले साइकिल कैसे चल रही होती है? वर्टिकल, है ना?
ऐसे वर्टिकल चल रही होती है साइकिल, और जब आप टर्न लेते हो तो टर्न करते समय आप क्या करते हो, साइकिल को बेंड कर देते हो। क्या करते हो, साइकिल को बेंड करते हो। तो कितना एंगल बेंड करते हो, मान लो आपने थीटा एंगल बेंड किया है टर्न लेते समय, तो इसका नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, ये आर, वेट क्या होगा, ये mg। ठीक है, अब साइकिल जब बेंड हो गई है तो यहाँ पे हम फ्रिक्शन का यूज नहीं कर रहे हैं, सिंपल इसको ले रहे हैं। तो अब आप देखिए, क्योंकि साइकिल इस तरफ बेंड हो रही है, इसका मतलब टर्न इस साइड है, मतलब सर्कल इस साइड बन रहा है। ठीक है, तो अब ये जो आर है, mg तो क्या है, वर्टिकल है, आर ना हॉरिजॉन्टल है ना वर्टिकल है, तो बेसिकली हमें इसे क्या करना पड़ेगा, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ब्रेक करना पड़ेगा। तो ब्रेक करोगे तो कैसे ब्रेक करोगे, एक इधर और एक इधर। ठीक है, अब एंगल अगर ये थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा, और अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये क्या बनेगा, आर साइन थीटा, और ये क्या बनेगा, आर कॉस थीटा। हो गया, फ्रॉम फिगर देखिए, आर कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या है आपका, mg के इक्वल, and r sin theta is acting towards the center of the circular path. That means r sin theta is providing here centripetal force. So here centripetal force is provided by r sin theta. तो r sin theta is equal to क्या हो जाएगा, एम वी स्क्वायर बाय आर। अगेन वी क्या है यहाँ पे, मैक्सिमम वेलोसिटी। ठीक है, तो ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। तो डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय 1, तो 2 बाय 1 करोगे तो क्या मिलेगा, आर साइन थीटा बाय आर कॉस थीटा। ठीक है, अगेन एम वी स्क्वायर बाय मैक्सिमम वेलोसिटी लोगे, मैक्सिमम वेलोसिटी अपॉन में आर और एम जी, तो एम से एम कैंसिल, इधर क्या मिलेगा आपको, टेन थीटा, है ना। साइन बाय कॉस क्या हो जाएगा, टेन थीटा, और आर से आर कैंसिल हो जाएगा, एम से एम कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को आप हटा सकते हो। तो ये आ गया, तो अब म्यू की जगह पे क्या आ जाएगा, आर जी टेन थीटा। ठीक है, और आर जी टेन थीटा मतलब क्या आ गया, अंडर रूट आर जी टेन थीटा, जहां पे थीटा इज द एंगल, थीटा क्या हो जाएगा, एंगल। क्लियर, यस सर। इजी है, क्लियर होगा। हार्ड वाला तो अभी आएगा ना इसके बाद, लास्ट। चलिए इसको नोट कर लीजिए। सर हो गया। तुम भी कहते हो सर डराते हो कि मतलब, और हल डन सर। डन डन Done. डन, ओके, डन डन डन, सबका हो गया क्लियर। तो यहाँ तक आप लोगों को कोई डाउट नहीं है, चलो बहुत बढ़िया बात है, अच्छी बात है। अब हम आते हैं बैंकिंग ऑफ द रोड, इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो बैंकिंग ऑफ द रोड क्या है, बैंकिंग ऑफ द रोड है, ये ज्यादातर हाईवेज, फ्लाईओवर, मेट्रो के जो मेट्रो रेल के जो पुल्स होते हैं उनमें होता है, जब उनमें टर्न होता है। तो मतलब जो हाईवेज हैं, फ्लाईओवर्स हैं, इनमें अगर टर्न आता है तो यहाँ पे बैंकिंग ऑफ द रोड का यूज किया जाता है। अब बैंकिंग ऑफ द रोड का मतलब क्या है, जैसे कि मान लीजिए ये फ्लाईओवर है या हाईवे है, ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि टर्न आ गया, तो मतलब इस तरफ टर्न आ रहा है। तो जब इस तरफ टर्न आ रहा है तो इस टर्न को करने अच्छे से करने के लिए कि गाड़ी स्लिप ना हो, उसका एक्सीडेंट ना हो, क्योंकि आपको पता है हाईवेज पे, फ्लाईओवर पे गाड़ी स्पीड्स पे होती हैं, तो वो एक्सीडेंट ना हो, तो जो ये और ये मेट्रो के पुल में भी किया गया है, तो ये जो फ्लाईओवर है या हाईवे, इसको थोड़ा सा बैंक कर देते हैं। बैंक का मतलब है कि इसको थोड़ा सा टिल्ट कर दिया, टर्न पे क्या हो गया, ये टिल्ट हो गया। तो आप देख रहे हो कि अगर ये टर्न इस साइड है, इस साइड है, तो जो जिस तरफ रेडियस आ रहा है उस वाला पोर्शन को कुछ नहीं किया है, आउटर एज को थोड़ा सा एक एंगल पे उठा दिया गया है, यानी कि लिफ्ट कर दिया है। तो बैंकिंग ऑफ द रोड यही होता है। बैंकिंग ऑफ द रोड में क्या होता है कि जो रोड होती हैं,
टर्न पे उसको इनर एज के कंपेयर में आउटर एज को लिफ्ट कर दिया जाता है एक एंगल पे। क्लियर? सर थोड़ा बहुत क्लियर है। थोड़ा क्लियर है, मतलब ये बैंकिंग ऑफ द रोड है, रोड को ऐसे टिल्ट कर दिया है। कभी इसका एक और एग्जांपल देते हैं। कभी अगर आप मेट्रो में चले हो और मेट्रो में जब वो मेट्रो टर्न लेती है तो आप देखना मेट्रो थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है। करा है कभी फील? हाँ सर किया था। हाँ, और किसी ने नहीं किया फील? सर बहुत कम गए हैं। पालम वाले तो जाते ही नहीं है मेट्रो, उनके यहाँ तो अब आई है मेट्रो। बाकी प्रकृति आपने नहीं फील किया कभी? आप तो जाते रहते होगे। गाड़ी वाला तो हाँ। गाड़ी वाला किया है। हाँ, तो बेसिकली वही है कि आप देखोगे मेट्रो टिल्ट हो जाती है, वो इसीलिए कि टर्न लेते समय उनको स्पीड कम ना करनी पड़े और उनकी गाड़ी आराम से मुड़ जाए। तो ऐसे में क्या होता है, उस रोड को थोड़ा सा बैंक यानी टिल्ट कर दिया जाता है इनर एज के कंपेयर में। तो ये बैंकिंग ऑफ द रोड हो जाती है। जब रोड टेढ़ी हो जाती है ना, इसको बैंकिंग ऑफ द रोड कहते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन लिख लेंगे बैंकिंग ऑफ द रोड। बैंकिंग ऑफ रोड, इसमें लिखिए डेफिनेशन, द सिस्टम ऑफ रेजिंग द आउटर एज, the system of raising the outer edge of a curved road, the system of raising the outer edge of a curved road above its inner edge, above its inner edge, above its inner edge is called banking of the curved road, is called banking of the curved road. The system of raising the outer edge of a curved road above its inner edge is called banking of the curved road. क्लास का टाइम हो रहा है। तो ये है सिस्टम, समझ में आ गया ये आपको? यस सर। तो ये बस ये एक लास्ट टॉपिक आपका रह गया। अब इसकी डेरिवेशन कराऊंगा तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, दूसरी क्लास स्टार्ट होने वाली है। सो नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर मतलब समझ लो फिनिश है, इसमें अभी कुछ बचा नहीं है। ठीक है, तो ये चैप्टर 5 भी फिनिश है, तो आप इसको देखेंगे, रिवाइज करेंगे और इसमें जो डाउट होगा नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे और इस जो न्यूमेरिकल्स हैं इस चैप्टर के उनको हम करेंगे। तो 1-2 क्लास तो न्यूमेरिकल्स में जाएगी। ठीक है, तो ये मत सोचना कि न्यूमेरिकल्स है तो छुट्टी कर लेंगे, नहीं, आना है। क्लियर? किसी को कोई डाउट, कुछ पूछना है? सर डाउट्स तो डाउट्स तो होते ही नहीं है ना रंजिका? चलिए ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय। हैव अ गुड डे सर। सेम टू यू।